हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था फिजिक्स का लेक्चर 1, डेट इज चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, अलग अलग चार्जिंग के मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ा था, चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ा था एंड चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं। तो डेफिनेशन में लिखो जाएगी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। कैसे पता करते हैं? देखो, मान लो ये कोई चार्ज रॉड है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है मान लो। ठीक है, इसको हम जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास आते हैं, एक बार इसका पूरा सेटअप देख लेना। ऊपर ब्रास डिस्क है, फिर इंसुलेटर प्लग है, फिर ब्रास की रॉड है, फिर ग्लास बॉटल है, नीचे मेटल फॉयल है जिसे अर्थ किया गया है, और ये दो गोल्ड लीव्स लटकी हुई है। अब देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। हमारे इस सब फालतू चीजों से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा एक ब्रास डिस्क है जो ऊपर से नीचे तक मेटल की आ रही है, उसमें गोल्ड लीव्स लगी हुई है। इतने से हमारा काम है। ठीक, इसके पास हम यदि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, इसका काम क्या है? चार्ज की प्रेजेंस का पता करना। तो कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हम लेके आए, तो इंडक्शन में जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते तो क्या होता था? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता था। तो प्लस चार्ज की रॉड यदि हम लेके आए हैं तो माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो पूरा यहां नीचे से ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा? ये ब्रास डिस्क के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे, पूरे नहीं, जितने जितनी इस पॉजिटिव की क्षमता हुई उतने ये माइनस चार्ज को बुला लेगा। जब ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण क्या होगा कि नीचे की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो जो दो लीफ ऐसी लटकी होंगी ना, अब इनमें क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। और सेम चार्ज क्या करता है? रिपल करता है। तो ये लीव्स क्या हो जाएंगी? दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे पता चलता है हमें कि ये ऑब्जेक्ट जो है चार्ज है। ठीक, आया कुछ समझ में? नहीं आया? थोड़ा और देखते हैं, फिर से रिलेट करो ये सब। इस बार मान लो हम कोई नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके आए। एक रॉड लेके आए, हमें पता चलना है इसमें चार्ज है कि नहीं। इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज है मान लो। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज की जब हम रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये सेम चार्ज को रिपल करेगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। और ऊपर ब्रास डिस्क में कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए, तो यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ऊपर कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो, गोल्ड लीफ शुरुआत में ऐसी रही होगी, अब उनमें क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमें पता है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो ये दोनों लीफ से एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये लीव्स कैसी हो जाएंगी? दूर दूर हो जाएंगी। और ये दूर दूर होंगी, इससे हमें पता चलेगा क्या? ये जो रॉड हम लाए थे ये चार्ज है। तो चाहे हम पॉजिटिव लाएं चाहे हम नेगेटिव लाएं, यदि लीव्स दूर हो रही हैं तो हमें क्या पता चलेगा? कि ये जो रॉड है इसमें चार्ज है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टेक्निकल बातें। पहली चीज, ध्यान से समझना, हम गोल्ड लीफ ही क्यों यूज करते हैं?
हम गोल्ड लीफ ही क्यों यूज करते हैं? हम गोल्ड लीफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड क्या होता है, हाईली मैलिएबल होता है। हाईली मैलिएबल होता है मतलब हम इसकी बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप बना सकते हैं। मान लो मोटी स्ट्रिप होती, हम कोई ऐसा मेटल ले लेते जिसकी मोटी स्ट्रिप होती, तो वो इतनी वजनी होती कि चार्ज के कारण वो फैल ही नहीं पाती। तो हल्का सा भी चार्ज है तो उसको डिटेक्ट कर सके, इसके लिए हम लीव बहुत हल्की रखना है। और लीव हल्की किसकी बनाई जा सकती है? जैसे हमारी एल्यूमिनियम की फॉइल देखी है जिसमें हम रोटी लपेटते हैं घर पे, ठीक है, लंच बॉक्स पैक करते वक्त मम्मी रोटी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट देती है ना, वैसे ही गोल्ड लीफ होती है, बिल्कुल पतली होती है, बहुत पतली। तो बहुत पतली होने के कारण ये हल्की होती है, तो जैसे ही हल्का सा भी इनमें चार्ज आता है तो ये ऐसे ही दूर हो जाती है। तो हम गोल्ड लीफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली मैलिएबल होती है। ठीक, तो इससे बहुत पतली लीव बनाई जा सकती है जिससे छोटा से छोटा चार्ज भी डिटेक्ट कर सके। ठीक है, पहली चीज समझ में आए, एक क्वेश्चन हो गया ये बोर्ड्स में आते हैं इसलिए बता दे रहा है इसको। दूसरी चीज, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है? देखो, नेगेटिव चार्ज यदि हम लाए तो पॉजिटिव आया ऊपर आया, नेगेटिव नीचे आया, ये क्या हुआ है, चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यदि प्रिंसिपल पूछेगा तुम क्या बोल दोगे, ये इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। गोल्ड लीफ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाईली मैलिएबल होती है, बहुत ही पतली स्ट्रिप बनाई जा सकती है जिससे वो थोड़ा सा भी चार्ज के कारण डिफ्लेक्शन पता चल सके। प्रिंसिपल क्या है, ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज की लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। चाहे हम पॉजिटिव चार्ज लाए थे तब भी गोल्ड लीफ दूर हो रही थी, चाहे हम नेगेटिव चार्ज लाए थे तब भी गोल्ड लीफ दूर हो रही थी। ठीक है, तो इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बस इतना पता चल सकता है कि चार्ज है। तो ये कैन नॉट टेल नेचर ऑफ चार्ज, इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस चार्ज है इतना पता चल जाएगा। और क्या नहीं चल सकता, कितना चार्ज है ये भी नहीं पता सकता। तो कैन नॉट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज, कि ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है ये भी हमें पता नहीं चल सकता, और क्या नेचर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये भी नहीं पता चल सकता, बस चार्ज है इतना पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई तीन चीजें। एक और चीज देखते हैं, इंडक्शन कब होता है। इंडक्शन में हम टच नहीं करते हैं, दूर रखते हैं। लेकिन कुछ शरारती बच्चे भी आ जाते हैं लैपटॉप में, वो लैपटॉप बोल रहा हूँ, लेबोरेटरी में। ठीक है, तो शरारती बच्चे क्या करेंगे, इंडक्शन कराना था, ब्रास डिस्क पास लेके आनी थी। ब्रास डिस्क के पास में हमें क्या लाना था, ऑब्जेक्ट लाना था जो चार्ज था। अब यदि गलती से किसी बच्चे ने क्या किया, पास लाने की जगह ये जो हमारी कौन से कलर की रॉड थी, पिंक कलर की रॉड थी, इसको ब्रास डिस्क में टच कर दिया। ठीक है, तो मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज था। अब हमारा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था ये तो था इंडक्शन पे बेस्ड, पर जैसे ही टच होगा तो टच होने से क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। अब कंडक्शन होगा तो क्या होगा, पहले गोल्ड लीफ हमारी ऐसी थी, ठीक, अब जैसे ही कंडक्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा तो क्या होगा, जो गोल्ड लीफ परमानेंटली ऐसी हो जाएगी क्योंकि अब तो इसमें चार्ज आ गया है। तो अब तो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो गया क्योंकि जैसे ही उसमें चार्ज आया, लीफ परमानेंटली ऐसी हो गई। अब तो डिफ्लेक्शन हो गई नहीं, अब हमें पता कैसे चलेगा, इंस्ट्रूमेंट तो खराब हो गया। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ा था। तो ऐसे केस में हम डिस्चार्ज करते हैं। कैसे डिस्चार्ज करते हैं, हम अपनी उंगली लेके आते हैं, उंगली है ठीक है, उंगली से टच कर देते हैं ब्रास डिस्क को। तो जितना चार्ज होता है हमारी बॉडी के थ्रू
अर्थ में चला जाता है। तो ब्रास्ट डिस्क वापस कैसी हो जाती है, अब उसका चार्ज चला गया तो वापस गोल्ड लीफ चिपक जाती है। अब फिर से हम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो चौथा वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा। देखो क्या हुआ, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट था, हमें क्या करना था, हमें डिटेक्ट करना था इसमें चार्ज है कि नहीं। अब किसी शरारती बच्चे ने टच कर दी ब्रास्ट डिस्क, टच जैसे हुआ तो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन हुआ तो चार्ज कहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज ब्रास्ट डिस्क से चला गया, डिस्क से पूरे में फैल गया। और पूरे में जैसे ही फूला तो जो लीफ ऐसी थी वो परमानेंटली ऐसी हो गई, क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक दूसरे को रिपल करने लगी। अब जब लीव्स परमानेंटली ऐसे हो गई तो हम तो यूज ही नहीं कर सकते अब फिर से। जब लीव्स ऐसी होती तब डिफ्लेक्शन से हम यूज कर पाते, अब तो उसमें चार्ज आ गया, लीव परमानेंटली ऐसी हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज कैसे करते हैं, उंगली से टच कर देते हैं तो जितना चार्ज है वो हमारी बॉडी से होते हुए जमीन में चला जाता है अर्थ में, और इंस्ट्रूमेंट वापस पहले जैसा हो जाता है और फिर से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आया समझ में। 2 नंबर या 3 नंबर जैसा ही बोर्ड में है उस हिसाब से आप एलोबरेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ दिया था हमारे साइंटिस्ट किसने, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम्ब ने। इनने दिया था हमारा क्या, कूलाम्स लॉ, कुछ 1785 के आसपास दिया था। ठीक है, तो हमको पढ़ना है कि ये कूलाम्ब लॉ होता क्या है। कूलाम्ब लॉ दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगने के बारे में है। तो ये लॉ क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहना क्या चाह रहे हो भाई, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मान लो एक चार्ज है कुछ Q1, दूसरा कोई चार्ज है Q2, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। यदि इस पूरे को हम कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एफ इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कितना होता है ये, इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, दूसरे पेज में बता देता हूं, मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, एक बार ला फिर से देख लो। जो फोर्स होता है 2 point चार्जेस के बीच, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को हमने कंबाइन किया और कांस्टेंट डाला तो हमारा ये आ गया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कूलम्ब लॉ। ठीक है, अब के क्या होता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट बताओ, यूनिट कैसे बताओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यूनिट मुझे भी नहीं याद रहती, कौन इतनी बड़ी बड़ी यूनिट याद रहेगा। देखो इस साइड है न्यूटन, नीचे है आर स्क्वायर, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो मीटर स्क्वायर।
Q1 और Q2 दोनों चार्ज है, डिवाइड में जाएंगे तो कितना हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या हो गया, SI में जब हम यूनिट डालेंगे तब इतनी वैल्यू होगी। यदि यही हम वैल्यू CGS यूनिट में डालते हैं तो K की वैल्यू आती है 1। न्यूटन की जगह क्या डालेंगे, CGS में यूनिट क्या है फोर्स की, डाइन। मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और चार्ज की CGS यूनिट क्या थी, स्ट्रेट कूलम्ब का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, के। एक बार यूनिट अच्छी से पढ़ लेना, थोड़ा सा पेन कॉपी चला के लिख के देख लेना तो तुमको याद हो जाएगी। अब क्या होता है, मीडियम के इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए इसकी के की वैल्यू को कुछ ऐसे भी देते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो मेरे साथ, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फिर इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मतलब क्या है, इसका मतलब है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना, अपन आगे भी पढ़ेंगे, अभी 10th में पढ़ के आए हो तब मान लेते हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस मीडियम से निकल सकती है। जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने के लिए परमिट करता है, इसका मेजर होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मान लो पानी की बात करें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पानी से निकलती है, निकल सकती है, पानी अलाउ करता है निकलने के लिए, उसको बोल देंगे परमिटिविटी ऑफ पानी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से हम शो करते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या शो करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैक्यूम से पास हो सकती है। ठीक, यहां पे बात करते हैं एट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट बताओ, के की यूनिट तुम्हें पता है, के की यूनिट देख के एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। देखो के और एप्सिलॉन नॉट में रेसिप्रोकल है एक दूसरे को, तो यूनिट क्या कैसी हो जाएगी, रेसिप्रोकल। मतलब न्यूटन पे आ जाएगा -1, मीटर पे आ जाएगा -2, और कूलाम पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरा, दिमाग में बैठा लो, पेन कॉपी चला के देख लो, याद हो जाएगा। कूलाम ला कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो के आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यदि CGS यूनिट में बात करें तो के की वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्ट्रेट कूलम्ब स्क्वायर। के को परमिटिविटी दिखाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैक्यूम से पास हो सकती है, इसका मेजर होता है एप्सिलॉन नॉट या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम का स्क्वायर। इतना यदि याद ना रह पाए तो 8.85 भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ का जरूरी नहीं है। ठीक, आगे चलें। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा, किसने दिखाया हमें, कूलाम ने दिखाया। और पिछले साल हम एक और फोर्स देख के आए हैं, कौन सा फोर्स देख के आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना। दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, एक हैंड पे लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हैंड पे लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यदि खड़ा हूं, आप यदि खड़े हो, ठीक, हमारा घर यदि खड़ा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ।
और हमारी बॉडी किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो बनी है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, घर में ईंटा पत्थरा लगा हुआ है, वो सब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, हर चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब देखो, मैं नीचे नहीं खड़ा हूं तो मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, पर मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फोर्स है ना मेरी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मुझे खड़ा किए हुए। मीन्स मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके खड़ा हूं। ठीक। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता, मतलब मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स यदि कम होता ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने मुझे नीचे खींच लिया होता, मैं नीचे ऐसे दीवार जमीन से चिपक गया होता। ये जो ईंट के ऊपर ईंट रख के इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर ही तो, कारण ही तो खड़ा हो जाता है। वरना ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा नीचे सब कुछ खींच लेता। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा बड़ा होता है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कितना बड़ा होता है। एक ऐसी चीज लेते हैं जिसका रेटा हमें पता है। मान लो एक चार्ज है, ई चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, 1 मीटर मान लो। ठीक है। अब मुझे ये बताना इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। एफ ई से इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के Q1 Q2/r²। वैल्यू रखते हैं। के की वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और Q2 भी इतना ही है, तो सीधे इस पे डायरेक्ट स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखना दोनों के बीच में कितना लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला 11th में पढ़ के आए हो, G m1m2/r²। कितना होता है? जी की वैल्यू याद है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे 17 लिख दिया क्या, 11 होता है। ठीक है, अब मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास याद है? यहां लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, तो जी की वैल्यू डाल दी, m1 m2 डालना। तो m1 और m2 भी उतना ही है, दूसरी साइड भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो डायरेक्ट स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन 1 का स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। अब दोनों में कंपेयर करना है हमें, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। नया कलर लेते हैं, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। एफ ई अपॉन एफ जी करते हैं, कितना आया। देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर कितना होता है, 2.56 होता है। इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻38। ऊपर आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं। 6.67 इंटू 9.1 का स्क्वायर लगभग 81 के बराबर। ठीक है, और 10⁻⁻31 का स्क्वायर 10⁻⁻62 ऊपर लेके जाते हैं। तो ये एफ ई अपॉन एफ जी देखो थोड़ा सा कितना आ रहा है। देखो ये 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 हो गया। ऊपर आया 2.56, नीचे आया 6.67 इंटू 9 इंटू 10⁻9 है। नीचे से -62 ऊपर जाएगा तो +62 हो जाएगा। और ऊपर एक -38 पहले से है। जस्ट अ सेकेंड, -38 पहले से है। ठीक, कनेक्शन हिल जाते हैं कभी कभी। तो ये कितना हो गया, 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9 इंटू 10⁻। थोड़ा देखना, 62 + 9 -38 कितना हुआ। 62 और 9 हो गया हमारा 71। 71 में कितना गया, 38। 71 में यदि 40 जाता है तो 31 और 2 यानी कि 33 के लगभग।
तो 10⁻³ के ऑर्डर का है। मतलब 1 के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कितने 33 बार। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना गुना बड़ा है। तो डायरेक्टली हम इतना बोल सकते हैं, जो चीज हमारे काम की है। क्या काम का है? कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये बहुत 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 बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है। इसीलिए इस रिजल्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से नहीं बोला जाएगा लेने के लिए, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया करेंगे, क्योंकि 10⁻³ इतने गुना, 1 के बाद 0 0 0, एक गुना कितना होता है, 10 गुना कितना होता है, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना, 1 करोड़ गुना। ये तो 33 बार जीरो लगा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। मतलब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? पानी वानी पी लो, आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है कूलाम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक वेक्टर आना चाहिए। जो जो जरूरत पड़ती जाएगी मैं बताते जाऊंगा। बात करते हैं वेक्टर बेसिक की। वेक्टर बेसिक में क्या, मान लो कोई एक वेक्टर है ए, कोई दूसरा वेक्टर है बी, और कोई तीसरा वेक्टर है सी। तो पहली चीज तो आपको इतना पहचानना आना चाहिए कि इन ऑर्डर या फिर सेम ऑर्डर में कौन कौन है, और आउट ऑफ ऑर्डर कौन कौन है। देखो, ए और बी सेम ऑर्डर में है। जहां ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और जो सी है वो आउट ऑफ ऑर्डर में है, या फिर बोला जाए ए बी क्या हो गए, क्लॉकवाइज हो गए हमारे, सी हमारा अपोजिट जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमारा क्या कहता है, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के बराबर होता है। ठीक, पता होना चाहिए। सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के बराबर होता है। सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर का बराबर होता है। वेक्टर को हम ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो लगा के हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है डायरेक्शन दिखाना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ जैसे कि ए वेक्टर है, तो ए का यूनिट वेक्टर ए के ऊपर कैप लगा देंगे। देखो, जब यूनिट वेक्टर नहीं था तो एरो लगा था, इस बार हमने क्या लगाया है, इसे ये है कैप। ये है यूनिट वेक्टर का सिंबल। ऐसे कोई वेक्टर लिखा, इसके ऊपर कैप लगा दी। ठीक। ये कितने के बराबर होता है? ये खुद के अपॉन खुद के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक। हम वापस से फिर से लिख देते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। देखो, 5 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। 10 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1। इसीलिए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है। इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना, ये केवल डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक। तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब हम चलते हैं कूलाम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म में। दिल थाम के बैठिए, शुरू होने वाला है हमारा कूलाम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब भाई ये क्या चीज है, चलो देखते हैं। मान लो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई का चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2। ठीक। जो Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक। और जो Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक। अब देखो, हमको कूलाम्ब लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म। कूलाम्ब लॉ क्या में लिखते क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच का फोर्स लिखना है। जब दोनों के बीच का फोर्स लिखते हैं तो कूलाम्ब लॉ में हमें क्या जरूरत होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस की।
तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये देखना जरा। ये तो हो गया हमारा R1 वेक्टर, ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। अब R3, इसके बीच की डिस्टेंस यदि हम ये ले लें, ठीक, मान लो मैं Q1 पे खड़ा हूं, Q1 पे हम खड़े हैं, ठीक, और Q2 को देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। देखो जब तक कुछ नहीं था, केवल R1 था, तो वो किसके साथ था, ओरिजिन के साथ। जब केवल R2 था तो R2 किसके साथ था, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के साथ। अब हमें जब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए है, तो मैं कहीं Q1 पे खड़ा होकर देखूंगा या Q2 पे खड़े होकर देखूंगा। तो 2 की पोजीशन 1 के साथ, इसको बोलते हैं R2 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये मिल गई इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब हम कूलम्ब लॉ लिख देते हैं। फोर्स ऑन Q2, Q2 पर फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण। Q2 पर फोर्स Q1 के कारण कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है R21 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फॉर्म का फोर्स है, तो वेक्टर फोर्स की तो एक डायरेक्शन भी होती है, तो क्या डायरेक्शन होगी, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में जो ब्लू कलर से बनाया मैंने, मतलब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखो फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो गया, हमें केवल डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए लाइट कलर ले लेता हूँ। डायरेक्शन बताने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम R21 से। लेकिन भाई ये तो, इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं इसके ऊपर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये केवल क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बस बता रहा है। इतना समझ में आया। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह K लिख दिया, Q1 Q2 की जगह दोनों चार्ज लिख दिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर लिख दिया R21 का होल स्क्वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए हमने इस यूनिट वेक्टर का यूज किया। यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 1, और ये केवल क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है कि Q1 से खड़े होकर Q2 की तरफ देखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, R21 की डायरेक्शन में, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है, इसमें पहचानो कि आउट ऑफ ऑर्डर कौन से वेक्टर है और इन सेम ऑर्डर में कौन से वेक्टर है। देखो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर पे हैं और ये वेक्टर आउट ऑफ ऑर्डर पे है, तो हम लिख सकते हैं सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम आउट ऑफ ऑर्डर वाले वेक्टर के बराबर होता है, ठीक। तो यहां से हमें R21 की वैल्यू मिल जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। एक चीज मिल गई। दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। एक इस चीज की जरूरत पड़ेगी, दूसरी चीज R21 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा दिया। कैसे आएगा, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाता है हमें, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर दें। ये आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू डाल देते हैं ये वाली, तो ये आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल देते हैं ये वाला, तो ये कितना आ गया, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, ठीक है। और भी वैल्यू लिखी जा सकती है, R21 की वैल्यू डाली जा सकती है, और वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक है।
तो ये फोर्स निकल के कितना आ गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये निकल के आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ये कितनी हो गई, R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो गया कूलाम्ब ला इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी 3 नंबर में बोर्ड्स में आ जाता है, आपको बनना चाहिए। ठीक है, एक बार पूरा देख लो ऊपर से नीचे तक, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यदि कभी पुट करना हुआ तो कैसे पुट करोगे, ये Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करोगे। फॉर्मूला मैं अलग पेज में फिर से लिख देता हूँ। क्या आया, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पे पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, थोड़ा पेचीदा सी चीज है, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। आगे चले अपन, आगे बात करते हैं, नई स्लाइड ले ली जाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है किसी एक चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको तीसरे किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब स्टेटमेंट लिख लेना पहले, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल is independent of any third charge present in the surrounding। एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण तीसरे चार्ज पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है। चलो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, समझ में आएगा। मान लो एक चार्ज है कुछ Q1, दूसरा चार्ज है कुछ Q2। ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है R, दोनों मान लो पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 के कारण Q2 पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपल करेंगे, सेम चार्ज रिपल ईच अदर। कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कूलाम्ब से सीख लिया है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स है वो सराउंडिंग में कोई तीसरा चौथा पांचवा चार्ज रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q2 पर Q1 के कारण हमेशा इतना ही फोर्स रहेगा। ठीक है, अब यदि मुझे Q3 के कारण Q2 पे फोर्स लिखना है, मान लो Q3 या Q2 की डिस्टेंस है कुछ R1 और ये डिस्टेंस, ये फोर्स लिखना है तो ये होगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो Q3 के कारण जब मैं Q2 पे फोर्स लिखूंगा तो मुझे Q1 से कोई मतलब नहीं, मतलब Q1 के इंडिपेंडेंट रहेगा। कितना फोर्स हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R1 का स्क्वायर। मतलब जब हम एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स लिख रहा हूं तो उसको तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब Q2 पर Q1 के कारण फोर्स को Q3 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये बहुत आगे तक हमारे काम आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे। अब क्वेश्चंस के में हम उतरते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, मान लो ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ड्राइंग पे मत जाना मेरी। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या निकालोगे, निकाल दो, फाइंड नेट फोर्स। ए बी सी नाम दे देता हूं, ए बी सी।
फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा ये बताना है। आपको ट्रायल के लिए बिल्कुल समय मिलेगा। नहीं बनेगा क्योंकि हमारा वेक्टर कमजोर है। गलती फिजिक्स की नहीं है, फिजिक्स तो बहुत इजी है, मैथ्स नहीं आती है। ठीक है चलो बताता हूँ। नेट फोर्स ए पर जो चार्ज है उस पर कितना होगा। ये ए पर चार्ज है, किसी और कलर से ले लिया ये चार्ज। ठीक। बी पर रखे चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना होगा। कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तीनों पॉजिटिव है तो रिपल करेगा। कितना फोर्स होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्ज क्यू है इसलिए मैंने डायरेक्ट क्यू स्क्वायर लिख दिया। बी के कारण ए पर लिखा, कोई और कलर लेते हैं। सी पर रखे चार्ज के कारण ए पर कितना फोर्स होगा। कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखो बी के फोर्स से जब हम सी पर रखे चार्ज के कारण लिख रहे हैं फोर्स, तो हमें बी पर रखे चार्ज से कोई मतलब नहीं। ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये ऊपर भी हो गया एंगल कितना, 60 डिग्री। अब हमें इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो फिजिक्स ने तो अपना काम कर दिया, अब इसके बाद आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में हम कैसे निकालते हैं, कई तरीके हैं हमारे पास, देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है। पहला तरीका, एक आया है फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा आया है इस डायरेक्शन में, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। मैं कुछ वेक्टर की चीजें रिवाइज करा देता हूं आपको। पहली चीज वेक्टर की, कोई और कलर का पेन आएगा क्या। हाँ। मान लो कोई एक वेक्टर है ए, कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो इनके बीच और कुछ एंगल है, इनके बीच 60 डिग्री। मान लो यहाँ पे एंगल कुछ 30 डिग्री है, अभी थीटा डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट होता है ये कितना आता है, जो नेट रिजल्टेंट आता है ये आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा के अंडर रूट के बराबर। पता होना चाहिए, ये वेक्टर लॉ है। ठीक। यदि ए और बी बराबर होते हैं तो एफ नेट आ जाता है हमारा 2a कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। एक तरीका। ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो सॉल्व करते हैं। दोनों के बीच में 60 डिग्री है तो थीटा की जगह बस हम 60 डिग्री लिख दें, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 2a मतलब फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस 60/2, यानी कि 2 इंटू के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, √3 के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। ठीक। दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, एक के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इस तरफ था, एक के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इस तरफ था। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। कितना आ गया, √3 के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। पहले तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर को मैं एफ बोल देता हूं, तो ये एफ है, ये एफ है। दोनों बराबर फोर्स है ना, तो इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने एफ लिख दिया। दोनों साइड एंगल कितना है, 60 डिग्री। इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इस साइड एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
इस साइड एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब दूसरा तरीका है कंपोनेंट लेने का। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, याद रखना कंपोनेंट कैसे लेते हैं। जहां पर एंगल होता है उस साइड कॉस कंपोनेंट आता है, जहां पर एंगल नहीं होता है वहां पर साइन कंपोनेंट आता है। जैसे कि मैं इस वाले एफ का कंपोनेंट लूंगा, तो एंगल के साथ मतलब जहां पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर आ जाएगा एफ कॉस 30। और जिस साइड एंगल नहीं है इस साइड का कंपोनेंट आ जाएगा हमारा एफ साइन 30। ठीक है, दूसरे वाले एफ की बात करते हैं। दूसरे वाले एफ का एंगल के साथ जिस साइड एंगल है उस साइड आ जाएगा एफ कॉस 30। और जिस साइड एंगल नहीं है यहां पर क्या आ जाएगा एफ साइन 30। देखो एफ साइन 30 दो हैं, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एफ साइन 30 तो कैंसिल हो जाएगा। नेट टू एफ कॉस 30 ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो टू एफ कॉस 30 वैल्यू रख देते हैं, तो टू इंटू एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 k/क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। एफ नेट इतना आ गया। ये क्या हो गया, दूसरा तरीका। अब आते हैं हम तीसरे तरीका पर। तीसरा तरीका शॉर्टकट है। ये दो तरीके वो थे जो हमको बोर्ड में यूज कर सकते हैं, बोर्ड में यदि क्वेश्चन आता है तो ये यूज करेंगे। तीसरा वाला तरीका कंपटीशन के लिए। ठीक, क्या तरीका है तीसरा। क्या, जो शॉर्टकट होते हैं ना फेल हो जाते हैं, इसलिए नियम पता होने चाहिए। अपने अपन ने अभी दो तो रूल्स से देख लिए, अब शॉर्टकट देखते हैं। कुछ एंगल हैं जो हमारे जनरली हमारे पास आते रहते हैं। जैसे दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके बीच में कुछ एंगल है 60 डिग्री। या फिर दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनके बीच में कुछ एंगल है 90 डिग्री। या फिर दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनके बीच में कुछ एंगल है 120 डिग्री। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता है एफ नेट, ये आता है √3f के बराबर, जब एंगल बीच में 60 डिग्री होता है। जब बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो जो एफ नेट आता है वो आता है √2f के बराबर। जब बीच में एंगल 120 होता है तो जो एफ नेट आता है वो कितना आता है, एफ के बराबर ही आता है। याद होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतनी सारी चीजें सॉल्व कर सकें। तो जब बीच में एंगल 60 है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लिख दोगे, √3f। जब बीच में एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट फोर्स √2f। जब बीच में एंगल 120 डिग्री है, रिजल्टेंट फोर्स कितना, एफ के ही बराबर आता है। ठीक है, आया कुछ समझ में, बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में बैठा लो इसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करने में ऐसे शॉर्टकट बहुत काम आएंगे। अब एक क्वेश्चन दो, खुद से ट्राई करोगे, करके देखो। मान लो ये वही हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें आर और आर था। वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था। इस बार यहाँ पर प्लस चार्ज रख दिया क्यू, इसमें यहाँ पर प्लस चार्ज रख दिया क्यू, यहाँ पर ए में चार्ज रख दिया -क्यू। अब आपको क्या करना है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट। एक बार तो तुम ए पर निकाल लो जो चार्ज ए पर लिखा है, और दूसरी बार चार्ज जो बी पर रखा है उस पर फोर्स निकाल लो। इस बार दो है ना, तो दो के लिए टाइम आपको 1 मिनट। हाँ जी, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, बने ना बने, या कम से कम एक फोर्स लिखते बनेगा ना, उतना करो, पेन चलाओ। अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी, वरना जब जब सॉल्यूशन देखोगे तो आराम से बन जाएगा, लेकिन नया क्वेश्चन देखोगे तो नहीं बनेगा।
ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। बी के कारण फोर्स की बात करते हैं। बी के कारण ए पर फोर्स कैसा लगेगा? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो फोर्स लगेगा ए से बी की डायरेक्शन में। ठीक है, कितना लगेगा? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक, इस वाले फोर्स की बात करते हैं। सी पर चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? अपनी तरफ करेगा। कितना? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। दो फोर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या नेट फोर्स बता सकते हो कितना लगेगा? नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। डायरेक्टली आंसर लिख दो, √3 के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। आया समझ में? अरे हमने पिछली बार में शॉर्टकट देखा है ना कि दो एंगल हैं, 60 डिग्री पे दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट फोर्स कितना आता है? √3F। बस वही लगाया है। 60 डिग्री पे दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो नेट कितना आ गया? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो पहला ए वाला हो गया हमारा। ए पे कितना आ गया? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बी पर बात करते हैं। बी के लिए कौन सा कलर लिया जाए? बी पर ए के कारण कितना फोर्स होगा? देखो, बी पर है प्लस क्यू और ए पर है माइनस क्यू, तो ए वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर से अट्रैक्ट करेगा। अब बी पर सी के कारण बात करते हैं। बी पर सी के कारण, बी पर चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू और सी पर चार्ज है प्लस क्यू। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो बी पर जो चार्ज है वो क्या होगा? सी पर जो चार्ज है वो बी पर चार्ज को रिपल करेगा। कैसे करेगा? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर से। ठीक, अब दो फोर्स है, दोनों के बीच में ये एंगल बताना जरा कितना है। देखो, ये है 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा? 120 डिग्री। जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और दोनों के बीच में एंगल 120 होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है? उतना ही आता है, मतलब के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर ही आएगा। देखो लास्ट स्लाइड में बताया है, जब दो फोर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 120 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स एफ के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर क्या है? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इस साइड है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर ही आएगा। ठीक है, आया कुछ कुछ समझ में? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। थोड़ा सांस ले लो, पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट? कूलाम्ब फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लो एक चार्ज है कुछ Q1, मान लो दूसरा चार्ज है कुछ Q2, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है R। इस पूरे को, इस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम के अंदर रख दिया गया। ये क्या है? मीडियम। तो ये बताओ मुझे, इसको सॉलिड लाइन लिख देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है यार, ये पूरी चीज एक मीडियम के अंदर रखी हुई है। ये बताओ Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, Q2 पर Q1 के कारण फोर्स नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब Q2 पर Q1 के कारण फोर्स कमेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? कमेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा?
Q2 पर Q1 के कारण फोर्स कमेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? चलो, खतरनाक बात, थोड़ा सा दिमाग खोल के, पानी पीने के लिए इसलिए बोला था, ध्यान से समझना। इस चीज को अधिकतर बुक्स में गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फोर्स घटेगा। Q2 पर Q1 के कारण फोर्स नहीं घटेगा। Q2 पर Q1 के कारण फोर्स रहेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। कुछ नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो बोलता है कि Q2 पर फोर्स Q1 के कारण जब हम लिखते हैं, एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण जब हम फोर्स लिखते हैं, तो हमें आसपास का तीसरा चौथा पांचवा चार्ज मीडियम क्या है किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। Q2 पर Q1 के कारण हमेशा फोर्स उतना ही रहेगा। फर्क किसको पड़ेगा? इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं। देखो, फोर्स Q2 पर Q1 के कारण उतना का उतना ही रहेगा। फर्क किसे पड़ेगा? नेट फोर्स को फर्क पड़ेगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? मीडियम Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो मीडियम कितना फोर्स लगाएगा, अब बात ये आती है। एक टर्म इसके लिए पहले देख लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, फिर अगले पेज में बात करते हैं इसकी। रिलेटिव परमिट पर स्पेलिंग यार बड़ी, इंग्लिश बड़ी खराब है मेरी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, जब मीडियम की बात करते हैं तब वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मीडियम के कूलाम फोर्स पे इफेक्ट। तो जो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स है वो उतना का उतना ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ पे लिखे दे रहा दूसरे कलर से, रिमेन सेम। पर जो नेट फोर्स होता है Q2 पे, नेट फोर्स होता है Q2 पर, ये डिक्रीज हो जाता है। Q2 पर नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज हो जाता है देखते हैं। फोर्स Q2 का Q1 के कारण था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। जो नेट फोर्स होता है Q2 पर, नेट फोर्स जो होता है Q2 पर, ये कितना होता है? जो फोर्स Q2 पर Q1 लगा रहा था, इसमें से जो फोर्स Q2 पर मीडियम लगाता है ना, इतना माइनस हो जाता है। और ये जो नेट फोर्स Q2 पर होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर। मतलब जब Q2 पर हम नेट फोर्स लिखते हैं, जब हम नेट फोर्स लिखते हैं तब हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। जब केवल Q1 के कारण फोर्स लिखते हैं, जब केवल Q1 के फोर्स पास फोर्स लिखते हैं, तब कोई अंतर नहीं आता है। तब तो फोर्स उतना ही रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन जब Q2 पे नेट फोर्स लिखा जाएगा तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, आया समझ में? यहां से अपन चाहें तो इसको, ये इस वाली इक्वेशन से हम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम भी निकाल सकते हैं कि मीडियम Q2 पर कितना फोर्स लगाता है। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 Q2 ड्यू टू Q1 माइनस नेट फोर्स ऑन Q2। अब देखो, दोनों फोर्स हमें पता है तो हम वैल्यू रख देते हैं। ये कितना है? K Q1, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक मीडियम Q2 पर फोर्स लगाता है, इस कारण नेट फोर्स कम जाता है। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। हम देख रहे थे कूलाम फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चार्ज रखा Q1, दूसरा चार्ज रखा Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस थी, दोनों को एक मीडियम के अंदर रख दिया। पहली चीज, Q2 पर Q1 के कारण फोर्स घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? Q2 पर Q1 के कारण फोर्स उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि जब हम Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लिखेंगे तो उस आसपास की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है, तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स Q2 पर घटेगा। नेट फोर्स Q2 पर क्यों घटेगा? क्योंकि मीडियम Q2 पर कुछ फोर्स लगाएगा। मीडियम Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा? नेट फोर्स घटेगा क्योंकि जो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स था, उससे मीडियम कुछ Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए नेट फोर्स कम जाएगा। और जो नेट फोर्स आएगा ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। साइड चेंज करके यदि हम चाहें तो मीडियम का के कारण Q2 पे फोर्स निकाल सकते हैं। हम फोर्स Q2 ड्यू टू Q1 की वैल्यू रख दी और नेट फोर्स की वैल्यू रख दी, तो हमारा क्या आ गया? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम। इसको दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिख दूं क्या? कॉमन लेके कितना आएगा कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे, जगह कम पड़ गई यार, अगले पेज में लिख देते हैं। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम, ये आ जाएगा 1/4 पाई, कितना? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, माइनस यहाँ कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके कारण फोर्स था? ड्यू टू Q1। और ये क्या था? नेट फोर्स। ठीक है, कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम। ठीक, याद नहीं करके रखना है, बिल्कुल बस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या था ये देखना, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/एप्सिलॉन को क्या लिख दें? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन भी नॉट भी कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1 - 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है थोड़ा सा देख के कहीं पे लिखा हो तो घबराना मत, ये सब चीजें पता होना चाहिए। नेट आपको याद क्या रखना है? नेट फोर्स कितना होता है? बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट को हटा के एप्सिलॉन लिख देना है, वो आ जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, दूसरी चीज, मीडियम के कारण क्या होता है? फोर्स थोड़ा सा घटता है। क्यों? क्योंकि मीडियम भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगाता है? क्योंकि डाइपोल वगैरह अपोजिट डायरेक्शन के इकट्ठे होते हैं, पोलराइजेशन होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए पर्याप्त है, काफी सारे कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका लव शेयर एंड सपोर्ट मुझे आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। 11th तो कभी पढ़ते हैं नहीं, और 12th में पहले दूसरे लेक्चर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें देख के थोड़ा सा कंफ्यूज तो हुए होगे, डरे होगे, हिम्मत भी हार रहे होगे, लेकिन क्या करूं, मेरा काम है पूरी चीजें बताना। लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखना है। क्यों? ये शुरुआत के चैप्टर हैं, ये जो इतने थोड़ा सा लेंदी भी हैं, टफ भी हैं और नए नए कॉन्सेप्ट हैं। आगे के चैप्टर तो 3 3 4 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं, ये शुरुआत के हैं जो एक एक 1.5 1.5 महीने चलेंगे। ठीक, तो हिम्मत नहीं हारना, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।